सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, बताइएगा ये टॉपिक हुए हैं कि नहीं हुए हैं और आप लोगों को इसमें कितना कमांड है, ये सभी चीज़ आपको बतानी है। नंबर 1 टॉपिक है बायोस्फीयर, हुआ है कि नहीं? ये टॉपिक आप लोग ने कंप्लीट किया है कि नहीं? अरे साथ साथ रहिए भाई। वाटर रिसोर्सेस। तीसरा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। ओके, मैं टॉपिक लिखता जा रहा हूँ और अभी आपसे इस बारे में बात करूंगा। एटमॉस्फेयर, एग्रीकल्चर। पांचवा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड। लाइवलीहुड। छठा टॉपिक है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सातवां टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। अर्थ एंड रॉक। मैप एंड ग्लोब। मैप एंड ग्लोब। नेचुरल वेजिटेशन, आई थिंक ये तो हो चुका है। 10वां है आर कंट्री, इंडिया। 11th वन है मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ। क्लाइमेट। थर्टीन है, और जो क्लाइमेट है वो इंडिया एंड द वर्ल्ड है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया फिजियोग्राफिकल डिवीजन। फिजियोग्राफिक, ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत अच्छी नहीं है। ड्रेनेज इन इंडिया एंड सोलर सिस्टम। ड्रेनेज, सोलर सिस्टम, पॉपुलेशन, और एक लास्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। अब इसमें देख के बताइए कि आप लोग के कौन कौन से टॉपिक हो गए। बायोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर हुआ है कि नहीं? नंबर 1 नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो बायोस्फीयर हमको करना, वाटर रिसोर्सेज हो चुका है, ठीक है। एटमॉस्फेयर भी नियरली हो चुका है, हुआ है कि नहीं हुआ है? एटमॉस्फेयर सर नहीं हुआ है। एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसके बाद अच्छा एक चीज़ और भी है कि इनकी जो अब देखिए मैटर ये है कि हम सारे टॉपिक को टच करेंगे। सारे टॉपिक को 2 तरीके से टच किया था, या तो एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं या उसके एमसीक्यूज बताते हुए आपके सॉल्व करवा दूं। तो अब इसमें जिस वे में आप लोग कन्वीनियंट हो आप मुझे बता दीजिए, मैं करवा दूंगा। ईदर विथ हाँ विथ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। बाकी सब लोग MCQ based. MCQ is the, I think according to my perception MCQ will be the best approach. तो हमारा वाटर रिसोर्सेज हो गया है, बायोस्फीयर मुझे MCQ बेस पे करवाना है, एटमॉस्फेयर भी मैं करवाऊंगा, एग्रीकल्चर भी हो चुका है आई थिंक। एग्रीकल्चर हुआ है? हाँ अब बताइए, जल्दी से बताइए, मुझे लगता हो गया। एग्रीकल्चर हो चुका है, तो एग्रीकल्चर भी रह गया है। डाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड ये नहीं हुआ है, लेकिन इसको करवा दूंगा मैं, बहुत इजीली है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी हो चुका है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स ये करवाना है, ये अच्छे क्वेश्चन इसमें बनेगा आपको, तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा मैप एंड ग्लोब। मैप एंड ग्लोब में भी मैप बेस्ड हम लोग क्वेश्चन काफ़ी देख चुके हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम लोग करवाएंगे। नेचुरल वेजिटेशन हो चुका है, ठीक है। इंडिया के मैप के बारे में भी नियरली चीज़ हम लोग को पता है, और ये सब टॉपिक जब करते रहेंगे ना तो इंडिया का मैप अपने आप हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग रखेंगे लिस्ट में, लेकिन करेंगे।
मोशन ऑफ अर्थ नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग काम करेंगे। मोशन ऑफ अर्थ के बारे में आपने पढ़ा ज़रूर होगा लेकिन हुआ नहीं है। देन क्लाइमेट हो चुका है, इंडिया फिजियोग्राफिकल वाला भी हो चुका है, ठीक है। ड्रेनेज हो चुका है, सोलर सिस्टम नहीं हुआ है, ठीक है। सोलर सिस्टम कराना है, पॉपुलेशन बेस कुछ क्वेश्चन कराने हैं प्रीवियस ईयर को लेके, और आपका लैंड फॉर्म भी नियरली समझ लीजिए हो ही गया है, लेकिन उसको फिर भी हम लोग टच करेंगे। इस हिसाब से देखें तो हमारे कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हैं हमारे जिसको हमें ज्योग्राफी में करना है, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे एक क्लास में 2 या 3 हो जाए, ताकि आपके पेपर से पहले सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, ताकि ये मुझे ध्यान में रहे कि क्या क्या चीज़ें मुझे एग्जैक्टली करानी है और किस फॉर्मेट में करानी है। मैं भी ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ है, ठीक है, उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, एग्रीकल्चर को भी ऐड कर देंगे, वेरी गुड। इसके अलावा किसी को और ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में जो आपके सिलेबस से बियॉन्ड हो वो आप बता सकते हैं, अभी बता दिए, उसी के ऊपर भी मैं काम कर दूंगा। किसी को कुछ और चीज़ NTSC के रिस्पेक्ट में चाहिए, बिकॉज NTSC के सिलेबस में बस इतना ही है, कुछ और किसी को पूछना हो तो बता सकता है। एनीवन? आई थिंक नहीं लग रहा कुछ, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिविक्स। सिविक्स में बहुत कम है, सिविक्स में हमारा बहुत कम है। सिविक्स में पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमारा लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा है इंडियन गवर्नमेंट, ये क्या लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज दैट योर जुडिशरी। अब अगेन बताइए, ये 4 टॉपिक हैं जो आपके सिविक्स के लिए रिलेवेंट हैं, ठीक है। तब इसमें बताइए कौन कौन से टॉपिक आपके हो चुके हैं। जुडिशरी को छोड़ के सारे हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है अभी कुछ पुरानी क्लास में जब मैं देख रहा था, तो कुछ आपके जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके कुछ पॉइंट क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो शायद मैंने आपको पढ़ाए नहीं थे, मुझे लग रहा था कि वो चीज़ नहीं है। तो इसमें 4 ही टॉपिक हैं, हम लोग 4 क्लास या 2 क्लास में भी इसको फिनिश कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब अपने आप में ही एक ब्रॉडर टॉपिक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सब कुछ है, 395 से ज़्यादा आर्टिकल, 25 से ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो क्या क्या चीज़ आपके लिए रिलेवेंट है उसके बारे में पढ़ना है। तो अभी जैसे बताया किसी ने कि जुडिशरी छोड़ के नियरली सब कुछ हो चुका है, तो सबसे पहले जुडिशरी पे काम कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या अप्रोच रखना चाहते हैं, MCQs या थोड़ा कॉन्सेप्ट भी? थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है ना, मुझे भी लग रहा है इस बारे में, क्योंकि इसमें MCQ से काम नहीं चलेगा, ज्योग्राफी में तो चल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसके अलावा पहले आप लोग डिसाइड कर लिए कि कौन कौन से और टॉपिक छूटे हुए हैं आप लोग के। जुडिशरी तो एक है, जुडिशरी पे तो हम काम करेंगे। नेक्स्ट, मोस्टली चीज़ें हो गई, तो उसके लिए काम करते हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी उनके MCQs नए बेस में NTSC के फॉर्मेट में बनाए जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस पर हम लोग करवाएंगे। जुडिशरी के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जुडिशरी के कॉन्सेप्ट और बाकी सब चीज़ों के MCQs बेस पे काम हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें तो रहेंगी, इसके बारे में हम लोग चीज़ें आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके बियॉन्ड अगर किसी को कुछ भी सिविक्स और ज्योग्राफी में पूछना हो वो पूछ सकता है अभी, ताकि मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। कुछ क्वेश्चन हो किसी के? नो मोर क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जुडिशरी से स्टार्ट करते हैं। आज कोई स्लाइड नहीं है, थोड़ा सा हम रफली वे में पढ़ेंगे। चलिए, सेपरेशन ऑफ पावर, नाम किसने सुना है? एनीवन? सेपरेशन ऑफ पावर नाम सुना है?
हाँ मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ पावर. थोड़ा सा हायर लेवल का है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम डेप्थ तक हो जाए. बाकी आपके लेवल का जो है वो तो मैं बताऊँ भाई, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब एक्स्ट्रा इन द सेंस थोड़ा ज़बरदस्त, आपको मज़ा आएगा. डिवीज़न ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, ये दो वर्ड हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, और आई होप कि आपको पता होना चाहिए. कोशिश करिए बताने की. सेपरेशन मतलब जो गवर्नमेंट के अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सब अलग-अलग सेपरेशन. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड द डिवीजन ऑफ पावर? किसी एक अथॉरिटी के पास पावर ना रहे कि उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है. किसी एक अथॉरिटी के पास पावर ना रह के कई डिवीजन में बांट देना. एग्जाम्पल? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. It is called as a federal structure of government, not a division of. देखिए, whenever जैसे अभी आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में डिवीजन, ये है क्या? फेडरल स्ट्रक्चर. लेकिन डिवीजन ऑफ पावर थोड़ा सा आप पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करिए, पहुंच जाएंगे आप. बताइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए. एग्जैक्टली, बहुत बेहतर. अभी किसी ने बताया कि शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7 क्या है? शेड्यूल 7 is defining the powers which is enjoyed by the central government, which power is enjoyed by the state government, and which power enjoyed by the both. तो शेड्यूल 7 में आपकी लिस्ट डिफाइन है. फर्स्ट वन इज यूनियन, सेकेंड वन इज स्टेट, एंड थर्ड वन इज कॉनकरेंट, और एक चौथी भी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअरी. इस पे बहुत क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं. ठीक है, देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में बहुत इजी सा डिफरेंस है. कि जैसे मैंने बताया ना कि जो पावर, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? पावर. ये जो पावर है, कई तरह की पावर होती है. पावर कई तरह की होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा और हमेशा ही काम आएगा. पावर कई तरह की होती है. लॉ को बनाने की पावर, तो जो लॉ बनाने वाली पावर होती है उस अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर. उसको एग्जीक्यूट करने वाले को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव. और उस पर अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिपेंसी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुडिशरी. अब होता क्या है कि ये चीज़ बोली जाती है कि अगर किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से चलाना है, देन देयर मस्ट बी अ सेपरेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम. इनके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए. नहीं तो अगर इनका इंटरफेरेंस इनके साथ होगा, तो अगर इनके बारे में कोई गलत बात आएगी तो ये उसी के अकॉर्डिंग फैसला देंगे. तो रियल में एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा. तो गुड गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए. यही आपकी सेपरेशन ऑफ पावर है. अलग अलग एम्बिट में काम करते हैं. अब डिवीजन ऑफ पावर क्या हो गया? डिवीजन ऑफ पावर का बेस्ट एग्जांपल होता है शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 क्या करती है कि भाई किसी एक चीज़ के ऊपर यूनियन कानून बनाएगी, उसी चीज़ दूसरी कुछ कानून, कुछ चीज़ों के ऊपर आपकी स्टेट कानून बनाएगी, कुछ के ऊपर दोनों कानून बनाएगी. तो पावर क्या है? कानून बनाने की एक पावर है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डिवीजन ऑफ पावर कहलाती है. हम लोग इसके बारे में भी बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग जुडिशरी के बारे में बात करने जा रहे हैं. हमारे क्या जो ये जुडिशरी टर्म आया है, ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी की तरीके से वर्क करता है. ध्यान से, इंडियन जुडिशरी के बारे में जो बात होती है, जुडिशरी के बारे में हम फोकस करेंगे. जुडिशरी जो इंडिया में है उसकी कुछ खास बात है. इंडिया की जुडिशरी की एक खास बात है कि ये इंडिपेंडेंट है और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड है. ठीक है, इंडियन जुडिशरी की दो खास बात होती है. पहली वो इंडिपेंडेंट है और दूसरी वो इंटीग्रेटेड है. इसका मतलब क्या हो सकता है? Anyone? What is the meaning of judiciary is independent and what is the meaning of judiciary is integrated? Anyone? सर इंडिपेंडेंट मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस अलग है, इंटीग्रेटेड मतलब सर अलग-अलग कोर्ट इंटीग्रेटेड.
हाँ, पहला वाला एकदम करेक्ट है। दूसरा वाला बस उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा। इंडिपेंडेंट है मतलब जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से एकदम अलग है। सब लोग अपनी अपनी एम्बिट में काम करते हैं, बिकॉज वी फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक ही सेट ऑफ रूल से जितने भी कोर्ट हैं सब काम करते हैं। अब वो सेट ऑफ रूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी, सीआरपीसी, इसी तरीके से और भी जो लॉज हैं वो सब लॉ एक ही हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी चीज़ के ऊपर फैसला देना होता है तो वो भी यही सेट ऑफ रूल को फॉलो करती है। हाई कोर्ट को देना होता है वो भी इसी सेट ऑफ रूल को फॉलो करती है। और किसी अगर क्या नाम है सबऑर्डिनेट जुडिशरी को देना होता है वो भी इन्हीं सेट ऑफ रूल को फॉलो करती है। इसी वजह से सेम सेट ऑफ रूल हर जगह फॉलो किया जाए। दैट्स वाई आवर जुडिशरी इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है। अब इसके बाद एक नया पॉइंट इसमें आता है कि जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है, तो इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 1 पे क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 पे डिफरेंट हाई कोर्ट्स आती हैं, और नंबर 3 पे कौन सी आती है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। यही तो होता है, कुछ इसके अलावा 3 चीज़ें तो होती हैं। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल पे होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट होती है। अब एक एक करके सारी कोर्ट्स को देखते जाएंगे, चीज़ें एकदम फिनिश वे में हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो भाई अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बातें आप लोगों से हमको करनी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात अभी रफली पॉइंट में चल रहा है, बाकी आपको पीपीटी की मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, चलिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। क्या उसकी जगह कहीं और हो सकती है सुप्रीम कोर्ट? एग्जैक्टली हो सकती है, अगर सीजीआई की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंस आप कर सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं अभी टोटल, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? Number of judges in Supreme Court, Number of judges in Supreme Court in India अभी कितने? 34। कितने? 34, जिसमें से आपके एक कौन है? CJI है, और 33 कौन है? जजेस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इन जजों को अपॉइंट कौन करता? कौन करता? प्रेसिडेंट। आई यू नो द व्हाट इज द प्रोसीजर विच इज फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यू नो द प्रोसीजर? क्या होता है प्रोसीजर? ऐसे प्रेसिडेंट साहब का जहां भी मूड होगा उठा के उसको बैठा देंगे, क्या ऐसा होता है? कैसे अपॉइंट किया जाता है? बात की जाता है, बात की दूसरे केसेस होते हैं। हाँ, ओके, हाँ, कुछ इसी तरह का है। होता क्या है मैं आपको बताऊं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123। पॉइंट टू बी रिमेंबर, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस आर्टिकल, इट कैन बी आस्क्ड बाय एनटीएससी इन योर एग्जामिनेशन। आर्टिकल कितना है? 124। आर्टिकल 124 इज सेइंग, और अगर यही चीज हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में हो तो आर्टिकल 217 होता है। अगर जैसे ये जो आर्टिकल 124 है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, और अगर सेम बात हाई कोर्ट के लिए बोली जाती है तो वो आर्टिकल 217 में की जाती है। क्या बोलता है आर्टिकल 124 एंड 217? क्या कहते हैं कि अपॉइंटमेंट, अगर हम आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 124 इज सेइंग कि द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डन बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या है आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 124 बोल रहा है। अगर यही चीज़ हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में हो तो आर्टिकल 217 कहता है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैडम इंदिरा गांधी के बारे में तो सब जानते होंगे, जानते हैं ना? है ना, बोला तो बड़ी डिक्टेटर है। और मतलब कि अभी कुछ रिसेंट पास में मैंने कुछ स्टडी उनके बारे में की तो उनके कुछ स्टेप ऐसे थे तो रियल वे लग रहा था कि ऑटोक्रेटिक वे में इंडिया चला गया था उतनी टाइम। हुआ क्या, हम आपको बात कर रहे हैं, ये जो कंसल्टेशन वर्ड है कि क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो कंसल्टेशन वर्ड था ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करने लगा, ये क्लियर नहीं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन। कि अगर प्रेसिडेंट साहब को किसी जज को अपॉइंट करना है तो कंसल्ट करेंगे। अब इन्होंने कहा कि हाँ आप इस जज को अपॉइंट कर दिए और प्रेसिडेंट साहब ने कहा नहीं हम इस बात को नहीं, उनको नहीं अपॉइंट करेंगे, हम आपकी बात को नहीं मानते। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या दूसरे जजों की जो कंसल्ट वो दे रहे हैं, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है, इस पर बड़ी डिबेट हुई। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी वो बता दूं, शायद आप लोगों को मजा भी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। केशवानंद भारती केस याद होगा सबको, याद है? केशवानंद भारती केस नहीं सुना? केशवानंद भारती केस नहीं सुना सच्ची? ओह माय गॉड, चलो सुन लो, मजेदार चीज है। केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती, देखिए आज एक वीडियो अपलोड होगी तो शायद आपके ग्रुप में मैं डाल दूँ तो उसको देखिएगा आप लोग, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ग्लिच खींच रहा हूँ। केशवानंद भारती केस 1973 में आया और ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये अभी तक की इंडियन हिस्ट्री में बनाया गया सबसे बड़ी बेंच का कोर्ट है। मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा जजेस एक साथ बैठे थे। नियरली 13 जजेस इस केस को सुन रहे थे। कितने? 13। इसके बाद अभी तक इतनी बड़ी बेंच नहीं बनी। 13 जजेस की बेंच ने कई चीज़ों के ऊपर फैसले दिए और इसी केस में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया था जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 क्या है पहले बताइए, फिर इसके बाद आगे बात बढ़ाऊंगा। नहीं पता? पक्का? अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को है आर्टिकल 368 क्या है? इट इज द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसको थोड़ा स्टोरी बेस पे सुनिए तभी चीजें क्लियर होंगी, तभी आपको मजा आएगा। आर्टिकल 368 क्या करता है? पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब क्या हुआ कि जब ये पावर 368 में तो पार्लियामेंट का जब मन होता था, जिस भी चीज़ को मन होता था उसको अमेंड कर देती थी, जिस भी चीज़ का मन होता था उसको अमेंड कर देती थी। कभी फंडामेंटल राइट चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो पार्लियामेंट ने बहुत इसका यूज़ किया और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। लेकिन कुछ चीज़ें उसने ऐसे अमेंड की कि मार्केट में बहुत डिबेट उठ गई कि भाई ये कैसे आपने अमेंड कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब उसको हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन अभी इतना चीज़ है कि एक डिबेट उठी कि भाई पार्लियामेंट की पावर क्या एब्सोल्यूट है, जो मन आएगा क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर जवाब दिया गया केशवानंद भारती केस 1973 में। केशवानंद भारती केस ने कहा हाँ पार्लियामेंट के पास नियरली एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, बट पार्लियामेंट कुछ चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन की कभी नहीं चेंज कर सकती और जिन चीज़ों को वो कभी टच भी नहीं कर सकती उन्हीं चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर। उस चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 1973 से पहले पार्लियामेंट हर चीज़ को चेंज कर सकती थी, लेकिन 1973 में जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया तो पार्लियामेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गए कि भाई नहीं, अब आप हर चीज़ को नहीं चेंज कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को तो आप एटलीस्ट नहीं चेंज कर सकती। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को थोड़ा कम कर दिया। सीधा तो मतलब तो यही ना कि पार्लियामेंट की पावर को थोड़ा कम कर दिया। अब जब पार्लियामेंट की पावर को कम किया ना तो फिर जो वहाँ पर करंट गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब हमको मानना पड़ेगा। अब जब मानना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे छोटा सा फैक्ट और बताऊं, ये जो 13 जज थे, क्या 13 जज इस बात पे सहमत थे कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है? नहीं, 7/6
7 लोग कह रहे थे कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर आ जाए और 6 लोग कह रहे थे कि बेसिक स्ट्रक्चर ना आए, मतलब कि बहुत कांटे के मुकाबले में, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ने कहा था कि हाँ हो जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर पास हो गया, लेकिन 6 जज उसमें अभी भी उसके सहमत में नहीं थे। अब जब वहाँ की करंट गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमारी पावर को कम कर दिया गया है, तो अब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर इसी चीज़ के ऊपर रिव्यू पिटीशन लिया जाए, मतलब इसके ऊपर फिर से सुनवाई की जाए और सुनवाई करने के बाद इस जो जजमेंट लिया गया उसको बदल दिया जाए। तो उसको बदला कैसे जाएगा कि भाई ऐसा है कि अब इसमें कोई अपना जज बैठा दिया जाए और वो हमारी रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर ले। तो जो करंट गवर्नमेंट थी उसने इन 6 में से एक पर्सन को ढूंढा कि भाई इसमें से जो 6 पर्सन है इनमें से एक पर्सन को अगर बैठा दिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जनरल 1973 तक क्या कंडीशन थी कि अगर सीजीआई रिटायर होंगे तो उनके तुरंत बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सीजीआई बन जाते थे। तो ये केस का जो वो आई थी, जो डिसीजन आया था वो 24 अप्रैल को आया था, 24 अप्रैल 1973 को आया था और इसी के अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायर होना था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते, रूल के हिसाब से क्या था कि उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट हो उसको जज बना दिया जाए। तो जो करंट गवर्नमेंट थी वहां के प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट थे उनको जज नहीं बनाया, उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट थे उनको भी नहीं बनाया, उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट थे उनको भी नहीं बनाया, और चौथे नंबर के एक जज थे जिनका नाम था A.N. रे, इनको उठा के इन्होंने इनका जज बना दिया। और भाई A.N. रे पता है कहाँ आते थे, इन्हीं 6 जजों में से एक थे। अब जब इनको उठा के बनाया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर डिबेट स्टार्ट हुई कि भैया कैसे बना दिया आपने ऐसा जज, ये क्या ट्रेडिशन फॉलो है। तो मैं फिर करंट गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है, आर्टिकल 124 में ये तो पावर दी गई है ना प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट साहब उनको कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विथ सुप्रीम कोर्ट जजेस और सीजीआई। तो कहा कि कंसल्टेशन करनी चाहिए थी ना, तो कह रहे कि भाई ये कंफर्म ही कहाँ है, कंसल्टेशन का मतलब बाइंडिंग होता है, उन्होंने कंसल्टेशन दी उस हिसाब से तो इनको बनना चाहिए था, लेकिन हमारा मन नहीं था, हमने नहीं बनाया। तब डिबेट हुई कि कंसल्टेशन वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है, इस पर बहुत सारी डिबेट हुई, कंसल्टेशन वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है, कि उनकी रिकमेंडेशन क्या प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है या नहीं है। अब ये बात चलते 1982 आया, 1982 में एक केस हुआ, फिर उसके बाद 1993 में एक केस हुआ, फिर 1998 में एक केस हुआ, और करते करते आज हमारे सामने ये कंडीशन है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा उसमें जो वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब क्या है कि एक 5 सीनियर मोस्ट जजेस की एक ग्रुप होगा, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप होगा, वो किसी भी नाम को रिकमेंड करेगा। अगर उसने कह दिया कि ये इनको आपको जज बनाना है तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर बाइंडिंग है कि उसको वो जज बनाए। तो पहले क्या था, बाइंडिंग नहीं था, लेकिन अब क्या है, बाइंडिंग है। तो ये एक स्टोरी है, इसके बारे में अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज एक वीडियो अपलोड होगी, उसको आप लोग देखेगा तो उसमें और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में है, तो उसको आप लोग करिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में बात की गई है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक कंसल्टेशन वर्ड एक्सप्लेन नहीं था जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ, और बवाल होने के बाद ये चीज़ आ गई। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग उसको ज़रूर सर्च करिएगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट है, अब एक चीज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हमको पता चल गया कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर कौन कौन सी होती हैं, किसी को पता सुप्रीम कोर्ट की पावर बता सकता है कोई? सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या क्या है भाई, चलिए मैं पूछूं, बताओ सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है? एनीवन? प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है। अब एडवाइस कर सकता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल? आर्टिकल 143 इज एन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है तो प्रेसिडेंट साहब उनसे किसी चीज़ पे सलाह मांग सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस करेगा वो बातें कहाँ पे लिखी गई हैं? अंडर आर्टिकल 143।
ठीक है, अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, तो मैं रैंडम अभी चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर आपके साथ रहेगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जुडिशियल रिव्यू, नाम सुना है? जुडिशियल रिव्यू का नाम सुना है? यस सर, नाम सुना है। क्या होता है, कुछ बता सकते हैं आप? राघवेंद्र, क्या हो सकता है? तो किसी जजमेंट का अगर किसी को लगे कि वो सही नहीं है तो सीधा रिव्यू कर सकती है, तो फिर से बैठेगी बेंच और फिर से इस पर डिसीजन होगा। हाँ, मतलब कि सही नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सही नहीं है? जस्ट लाइक एनआरसी का कॉन्सेप्ट आया था, सीएए का कॉन्सेप्ट आया था, फार्मर बिल्स का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक चीज़ वापस हुई, तो सही नहीं है का मतलब क्या है? देखिए, जुडिशियल रिव्यू वेरी गुड, यही चीज़ है, बस इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको बताऊंगा। ट्विस्ट, ठीक है, क्या है कि इफ एनी लॉ विच इज मेड बाय द लेजिस्लेचर और एनी एक्शन विच इज टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, कोई भी एक्शन जो एग्जीक्यूटिव ने लिया हो और कोई भी लॉ जो एक लेजिस्लेचर ने बनाया हो, वो लॉ अगर एक्स्ट्रा वायर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन रखते होंगे, मतलब कि अगर वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम कर रही होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू ले सकता है, और इसी रिव्यू को हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ और एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी एंड और एनी अथॉरिटी, टू चेक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो चीज़ हमारी जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। अभी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? किसी भी कानून, किसी भी लॉ, किसी भी एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब ये पावर है किसके किसके पास? सीजीआई इज नथिंग, सीजीआई के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सीजीआई इट इज ही और शी इज अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल। अब एक क्वेश्चन और है कि अब अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज हैं उसमें सबसे पावरफुल कौन है? नहीं, पावरफुल नहीं है, देयर इज नो एनी पावरफुल। सीजीआई के बारे में बोला यार, सीजीआई का दूसरा नाम पता है क्या है? फर्स्ट अमंग द इक्वल, फर्स्ट अमंग द इक्वल, मतलब जितने जज हैं सब बराबर हैं, बट वो अगर जैसे सपोज आप क्लास में बैठे हो, 30, 35, 34 लोग बैठे हो, तो उसमें पूछा जाए कि सबसे सुप्रीम कौन है? कोई सुप्रीम नहीं है। बट अगर कोई बंदा जैसे मान ली कि आरो या राघवेंद्र एकदम कोने पे सबसे पहले बैठे हो, तो इसमें फर्स्ट अमंग द इक्वल कौन है? सब बराबर है, लेकिन पहले नंबर पे कौन बैठा है? आरो बैठे हैं, राघवेंद्र बैठे हैं, उत्कर्ष बैठे हुए, कोई भी हो सकता है। तो सीजीआई और बाकी जजेस की पावर नियरली सेम है, नियरली का मतलब सेम ही है, बट जो सीजीआई होते हैं वो फर्स्ट अमंग द इक्वल होते हैं। तो सीजीआई इज अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट इट, ही और शी नॉट possess the power of judicial review. Judicial review is a power which is enjoyed by the Supreme Court. और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू कौन यूज करता है? और इसके अलावा कौन यूज करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, वेरी गुड। और कौन यूज करता है इसके अलावा? सबऑर्डिनेट कोर्ट करते हैं? यस सर। नो सर मतलब हमने लिख दिया तो कह रहे यस सर। नो, द जुडिशियल रिव्यू पावर इज कन्फाइंड ओनली विथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, नॉट एंजॉयड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन इन फ्यूचर कभी ऐसा लगता है तो उनको भी ये पावर ऑथराइज की जा सकती है, लेकिन अभी के रिस्पेक्ट में उनके पास ये पावर नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इसके ऊपर लेते हैं। अब अच्छा बताइए, क्या हाई कोर्ट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है या जुडिशियल रिव्यू ले सकती है? नहीं ले सकती। हाउ? नहीं ले सकती है। क्या नहीं ले सकती है? नहीं, मतलब कि अगर हाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ही फैसला लेगी और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेगी? प्लस हाई कोर्ट से दोनों को मिलकर लेना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते। नहीं, ये कोई रूल नहीं है, ये कहाँ से आपने देना? ऐसा तो कुछ रूल नहीं, ऐसा कुछ रूल है?
ऐसा कोई रूल है? आई थिंक नॉट, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी हाई कोर्ट है तो वो एक्शन ले सकती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम किया तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस पर एक्शन लेगी। नो, हाई कोर्ट भी उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, बिकॉज द जुडिशियल रिव्यू पावर इज एंजॉयड बाय द हाई कोर्ट एज वेल। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये सब चीजें रहेंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी ऑफ इंडिया। बहुत सारा स्टेप है और बहुत सारे फैक्ट हैं। मैं सिर्फ एक आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा था कि मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ है। इट इज़ अ ग्रेट अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमें थोड़ा सा अच्छे में पढ़ना है। सिर्फ ये नहीं कि हमें पेपर पास करना है, हमें अपनी नॉलेज की रिस्पेक्ट में भी पढ़ना है। ठीक है, हमें इसके बारे में देखना है कि ये चीज़ें एग्जैक्टली हैं क्या, ये किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करते हैं। अब अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे। बाकी एक पूरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आज एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, सपोज अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप अगर इसका हनन हुआ तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल बताइए। आर्टिकल याद नहीं है? आज हम भी आर्टिकल नहीं बताएंगे, लेकिन एक चीज बताएंगे आपको जो आपको मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में बताइए पावरफुल, फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में पावरफुल कौन है? जैसे अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट का हनन हो, और जब अच्छा एक चीज का कुछ, जब फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, ये तो होता है। तो इसमें से इस रिस्पेक्ट में पावरफुल ज्यादा कौन है? मतलब कि पावरफुल का इन द सेंस कि कौन ज्यादा एक्शन लेगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सपोज आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को मानेगा ही मानेगा कि हम आपके पिटीशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्यों? कोई जरूरी नहीं कि माने। बस यही पे बात है। अब देखिए, आपके आपके राइट्स का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप फंडामेंटल राइट का हनन हुआ और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट आपको थोड़ा मना कर सकता है, कहेगा मैं बीमार बर्डन बहुत, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई दूसरी कोर्ट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन थोड़ा सा लग रहा है ना, बवाल में कौन लग रहा है? कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ही लग रहा है। अब दूसरी चीज़ और भी है, एक कॉन्सेप्ट और है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए और या हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा क्या? क्या करेगा बताइए? जैसे सपोज आप, हाँ बताइए। रिट, वेरी गुड। फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या तो हाई कोर्ट जाएंगे। और ये दोनों ही आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं, रिट। ठीक है ना? और रिट कितने तरीके की होती है? हाँ, वेरी गुड। क्यू वारंटो होता है, वेरी गुड। हैबेस कॉर्पस होता है, मैंडेमस। मतलब 5 तरह की रिट होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 तरह की रिट होती हैं: हैबेस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड द सर्चुररी। ये 5 तरह की रिट होती हैं। ये मतलब कि एक तरह के आदेश हैं कि भाई हम आपको ये आदेश देते हैं कि तुम इस पर काम करो। मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है बस यहाँ पे इस तरीके से, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि रिट जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, रिट को जारी करने के रिस्पेक्ट में पावरफुल ज्यादा कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? बस ये लास्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट है पक्का? लॉक कर दें? 5 करोड़ का क्वेश्चन है। ये सब लॉक कर दीजिए। सब लोग बताएं। चलिए आरोप के साथ और भी सब लोग। राघवेंद्र, आई थिंक ही इज नॉट देयर। ठीक है, बताइए बाकी। उत्कर्ष एंड अदर्स, नीलेश पांडे एंड द प्रियांश श्रीवास्तव, रिट जारी करने की रिस्पेक्ट। हाँ देखिए, मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सुनिए। रिट जारी करने की रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है या हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है? बस इतना बता दीजिए।
थोड़ा सा बैठ जाऊँ। थर्टी सेकेंड यू कैन टेक एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू आंसर। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई एक होगा, आधा तो बांट लो। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, व्हाट एल्स? बाकी सब लोग हाई कोर्ट, सब लोग हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वाई? अब वाई भी बताना पड़ेगा क्यों है ऐसा। हाँ बस दोनों में से एक ही को ऑप्ट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इज इंफीरियर विथ रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। पहला तो आंसर हो गया कि कौन पावरफुल है, हाई कोर्ट पावरफुल। अब हाई कोर्ट पावरफुल क्यों है, ये क्वेश्चन आता ना, क्यों है पावरफुल? हाई कोर्ट इसलिए पावरफुल है कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट में जारी कर सकता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा भी ज्यूरिसडिक्शन में उसको जारी कर सकता है। तो जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लिमिटेड अमाउंट में, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट में, बट हाई कोर्ट उसको फंडामेंटल राइट के अलावा भी जारी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक ग्लिम्स था, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो आपको ऊपर ऊपर दी गई है, लेकिन इसके बाद अब मजबूती के साथ हम लोग इसके बारे में काम करेंगे और सारे टॉपिक को टच करना है, सारे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और अब की बार NTSC पार। ओके।